पेज नंबर 27 न्यू टॉपिक है कंट्रोलिंग। तुम्हारा लास्ट टॉपिक है मैनेजमेंट का फ्रॉम द सेकेंड लेसन। तो गाइस, कंट्रोलिंग शब्द कोई आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। शब्द का मतलब या बहुत अच्छे से जानते हो। कंट्रोलिंग, टू कंट्रोल एक्टिविटीज़, बिजनेस की बात कर रहे हो। और यहाँ पे कंट्रोल अगर हाथ से निकल जाए किसी भी चीज़ में, लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंट्रोल नहीं किया तो तकलीफ। नेटवर्किंग को बराबर प्रॉपर आपने नहीं चलाया, उसकी ट्रेनिंग को आपने ठीक से कंडक्ट नहीं करवाया, या हम पुरानी मेथड के ज़रिए मार्केट को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। आपने अपनी पुरानी मेथड को कंट्रोल नहीं किया, या पुरानी टेक्निक से आप काम कर रहे हो, है ना। बदलते ज़माने के साथ चेंज नहीं हुए। आपको चेंज होना, कोऑर्डिनेट लाना, या अपने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ों को क्रिएट करना, बनाना, है ना, ये हम पहले से कंट्रोल करते आते हैं। आपकी किसी भी चीज़ में क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कि मुझे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यहीं तक ही मैनेज करना है। कंपनी किसी भी हालत में फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ नहीं जानी चाहिए। आप अगर किसी एम्प्लॉयज़ को, पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति को अपने कंपनी में ज्वाइन करते हो, तो आपको पहले से ये प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि आपको किस तरह के एम्प्लॉय काम पे रखने हैं। आपको इस बात पे भी कंट्रोल करना होगा कि घर घर एम्प्लॉय काम छोड़ के न जाए, यानी उसकी पहले से ही आप लोगों की स्टाफिंग प्रॉपर हो। काम पे आ रहा है और काम छोड़ के चले गया, काम पे आ रहा है और वो टारगेट अचीव ना करके काम को छोड़ के चले गया, आपका कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा, है ना। आपका इल परफॉर्मेंस कंट्रोल नहीं हो रहा, आप अपने बजट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपने ओवरऑल एम्प्लॉयज़ का घर घर छोड़ के चले जाना, इस बात को कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वक्त आपके हाथ से निकलते जा रहा है और मार्केट से आप धीरे धीरे गायब हो जाओगे। तो कंट्रोलिंग के लिए आपको यहाँ पे बात बोली गई है कि चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, हर एक लेवल पे आपको, टॉप, मिडल या लोअर लेवल मैनेजमेंट पे, कंट्रोलिंग एक इंडिस्पेंसिबल फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट है, यानी आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्लानिंग इफेक्टिव तभी साबित होगी जब आपके पास कंट्रोलिंग फंक्शन होगा, क्योंकि आप प्लानिंग में क्या करते हो, पहले से सब कुछ प्री डिसाइडेड करते हो। कहते हैं ना, वेल प्लान इज हाफ डन, मान लिया, लेकिन प्लान को तुम बाद में क्या करते हो, एग्जीक्यूट, क्योंकि बचाव 50% अभी भी बाकी है, बचाव 50% अभी भी बाकी है। प्लानिंग में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि आप पहले से एक स्टैंडर्ड, एक कोई पर्टिकुलर टारगेट निर्धारित कर लेते हो, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे कॉस्ट हो, स्टाफ के हिसाब से किस तरह से मेंबर्स क्रिएट करना है, ग्रुप कैसे डिसाइड करना है, आपको किस तरह से रॉ मटेरियल परचेस करना है, किस तरह के मार्केट में सिनेरियो को समझते हो आपको मार्केटिंग करनी है ना। आपको ट्रेनिंग कितने वक्त में अपने एम्प्लॉयज़ को देनी पड़ेगी, है ना। फाइनेंशियल लेवल पे कंपनी को कितना स्ट्रांग बनना है, आप किस कंपटीशन में उतर रहे हो, आपके मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपकी पब्लिसिटी, आपका खर्च, सब आपको पहले से प्री डिसाइडेड करना पड़ता है। पैकेजिंग हो, फ्रेंचाइजी बेचनी हो, डीलरशिप देनी हो, मार्केट में अपने प्रोडक्ट का एक्सपांशन करना हो, न्यू प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करनी हो, कोई भी वजह हो सकती है धंधा करने की, बिजनेस करने की, मैनेजमेंट करने की, लेकिन आप सब कुछ पहले से क्या करते हो, प्री डिसाइडेड करते हो। अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो आप किसी भी तरह से अपने मार्केट में दबदबा बना के रखना चाहते हो, आपके पास अल्टरनेटिव प्लान्स होने चाहिए। आप अपने पूरे प्रोडक्ट को मार्केट में क्या करते हो, कंट्रोल करके चलाते हो, मार्केट को बराबर कैप्चर करने की कोशिश करते हो कि अगर कहीं प्लान ए फेल हो गया तो प्लान भी हमारे पास ऑलरेडी तैयार होना चाहिए, कहीं पिछड़ ना जाए, नहीं तो हमारे हाथ से हमारा मार्केट का कंट्रोल छीन जाएगा। हमारा ड्रॉबैक, हमारी असफलता, मार्केट में लॉस आ जाना, इस बात का फ़ायदा कोई और कंपनी उठा सकती है, इस बात का फ़ायदा कोई और कंपनी उठा सकती है। इसलिए आपके पास अल्टरनेटिव प्लान्स, एक्शंस तैयार रहने चाहिए। अगर आपके पास एक कंट्रोलिंग पावर है, प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स हैं, अल्टरनेटिव प्लान्स अवेलेबल हैं, तो आप मार्केट में दबदबा बना के रखोगे, आप सर्वाइव करोगे। सर्वाइव करने के लिए तुम्हारे पास हथकंडे नहीं है, कंट्रोलिंग तो बहुत दूर की बात होगी, आप तो प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड में फेल हो गए। ठीक है ना। और किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। प्लानिंग एक वर्ड्स की तरह होती है, लेकिन ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्शन देना, कंट्रोलिंग करना, स्टाफिंग क्रिएट करना, डिपार्टमेंट क्रिएट करना, ये सब क्या है, एक्शंस। आपके एक्शन में दबदबा होना चाहिए।
कंट्रोलिंग में दबदबा होना चाहिए कि बराबर हम प्लान को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहीं पे तुम खत्म हो गए ना, तुम्हारा प्लान सिर्फ हाफ डन ही है, फुल डन नहीं है। असफल तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। 3 महारथियों की डेफिनेशन दी हुई है, कॉन्स और डेल हैनिंग, फिलिप कॉटलर। ओके, तो मैनेजरियल कंट्रोल इम्प्लाइज the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviation to assure attainment of objective according to the plans। जो मैं बोल रहा था वो लिखा हुआ है। मैंने बोला ना तुम्हारे पास अल्टरनेटिव होने चाहिए, बस इसको उन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया, डेविएशन। डेविएशन यानी कहीं अड़ जाते हो, कहीं अटक जाते हो, तुम्हारे पास डेविएशन प्लान होना चाहिए। तुम लोग मेजरमेंट्स ले सको। मार्केट में अचानक टैक्स का बदल जाना, आपकी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। कॉम्पिटिटर्स का बढ़ जाना, तुम्हारी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। टेक्नोलॉजी का बदलाव आ जाना, स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। लॉकडाउन आ गया, बिजनेस करने के तरीके बदल गए। और ऐसे टाइम पे आया, वो भी मार्च में, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने जाता है और हम नए प्लान की क्या करते हैं, नए साल की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। और आप नए मैनेजमेंट के साथ, नई ट्रेनिंग के साथ, नए प्रोडक्ट लाइन के साथ या कुछ नए थॉट प्रोसेस के साथ आप मार्केट में उतरने की कोशिश करते हो। और उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया और आपके सारे मैनेजमेंट प्लानिंग्स क्या हो गए, धरे के धरे रह गए। 2-2.5 महीने तो आप कुछ कर नहीं पाए। आपने सोचा होगा अपना प्रोडक्शन लेवल कि 2-2.5 महीने में कितना अपन क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, रोज़ कितने घंटे काम करना है, कितने एम्प्लॉयज़ को काम पे लगाना है, कितना रोज़ का खर्चा होगा। हुआ? अटका? 2-2.5 महीने हाथ से गए, 3 महीने गए। क्या करना पड़ा? मालूम था कि अनलॉक होगा, लेकिन अनलॉक से पहले आपको फिर से क्या करना पड़ा, यार अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। नई पैतरेबाजी सोचनी पड़ेगी, मीटिंग रखनी पड़ेगी, नए दाव पेच खेलने पड़ेंगे। चेस खेलते हैं ना, तो आप सिर्फ एक वजीर के ऊपर पूरी चेस गेम नहीं खेलते हो। आपके पास क्या होते हैं, बाकी प्लेयर्स होते हैं, है ना। क्रिकेट मैच में भी आपके पास अल्टरनेटिव प्लान्स होते हैं। अगर बैटिंग ऑर्डर अपना काम नहीं करती है तो बॉलिंग ऑर्डर को अपना काम करना पड़ेगा, फील्डर को अपना काम करना पड़ेगा। अगर कोई एक ऑर्डर फेल हो जाता है तो बाकी 2 ऑर्डर्स चलने चाहिए, या तो मिडल ऑर्डर या तो बॉलिंग ऑर्डर। एम आई क्लियर? और कभी बैटिंग बहुत सक्सेसफुल हो जाती है तो बॉलर के काम बहुत आसान हो जाता है, रन्स का क्या बन जाता है, पहाड़ बन जाता है, और दूसरी टीम के लिए चेस करना मुश्किल हो जाता है। ओडीआई टीम की मैचेस चल रही है ना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, पहाड़ जैसा रन चेस है। जीत पाए क्योंकि बैटिंग ऑर्डर मजबूत थी, और बॉलिंग करने के लिए आसान हो जाता है क्योंकि बैट्समैन ऑलरेडी प्रेशर में होते हैं। अगर मार्केट में आपका दबदबा पहले से बना हुआ है, दूसरे कॉम्पिटिटर आपके प्रेशर में आता है कि इनकी प्लानिंग बहुत बढ़िया है, हर चीज़ पे कंट्रोल है, फाइनेंस पे, एम्प्लॉयज़ पे, सर्वाइवल पे, अल्टरनेटिव्स पे, स्ट्रैटेजी पे, नेटवर्किंग में, कस्टमर क्रिएट करने में। आया समझ में? जियो कैसे कदम रखा मार्केट में, 2.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट किया 4G या 5G अभी तुम्हारे मार्केट में लाने के लिए, हाँ, ताकि तुम लोग 3 महीने का 399 का प्लान खरीद सको। महीने के हिसाब से उसका खर्चा होता है 135-140 के आसपास कुछ होगा। यानी कितना सस्ता दे रहा तुमको वो, इतना महंगा खर्च करने के लिए। बंदा लॉन्ग टाइम तुम्हारे साथ जुड़ जाओ, तुमको सिर्फ क्या करे भाई, तू बस महीने 150 रुपये ले लिया कर इनसे। यानी इतना सस्ते में तुमको क्या दे रहा है, मार्केट कैप्चर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। कस्टमर अट्रैक्ट होगा ही होगा, क्योंकि वो जानता है कस्टमर की नस कहाँ पकड़नी है। और उसको ये किसने बताया भाई, उसके पास टीम है। वो टीम है जो मार्केट में सर्च करती है, एनालाइज करती है कस्टमर की डिमांड को, कस्टमर की नसीहत को, कस्टमर की डिमांड को, या उनकी कोई कमजोरी को पकड़ती है, और वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं और तुम्हारे को जकड़ के रखते हैं। इसको कहते हैं मार्केट को कंट्रोल करना, उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट प्लान्स क्रिएट करना, मेजरमेंट लगाना, खर्च कितने सालों में निकलेगा, कितने हिसाब से प्लान बेचना है, साल में कितने % प्रॉफिट कमा रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हारा कितना कॉस्ट ऑफ क्या है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, वो करो। अगर ये इतने रुपयों से प्लान अगर क्या करते हो, अनाउंस करते हो, तो साल में कितने कस्टमर्स आने के तुम्हारे पास चांसेस बढ़ जाते हैं। आप कितना ग्रो करोगे? क्लियर? हाउ मेनी बिलियंस कस्टमर यू आर गोइंग टू क्रिएट इन अ ईयर, वो आपका टारगेट बन जाता है। वो हो गया आपका स्टैंडर्ड कि साल में इतने कस्टमर्स क्या करने, क्रिएट करने अपने को।
हम बोलते हैं कि यार इतने करोड़पति कैसे बन गए, या इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए, या इनके लिए 2.5 लाख करोड़ खर्च करना इतना आसान कैसे हो जाता है, यार इनका सालाना प्रॉफिट 45,000 करोड़, 55,000 करोड़, 52,000 करोड़ कैसे आ जाता है, इनकी शेयर होल्डिंग क्या है, ये शेयर होल्डिंग 9,000 करोड़ 10,000 करोड़ कैसे लेके आते हैं, हाँ 50 लाख से भी ज़्यादा इनके शेयर होल्डर कैसे बन गए। भाई इनका हर काम फिक्स होता है, हर काम फिक्स होता है, हर चीज़ बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी से बनाई जाती है। ये बड़ी कंपनियां ऐसी बड़ी नहीं बनती हैं, बहुत सालों का डेडिकेशन है, हर काम में परफेक्शन है, टाइमिंग है, प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड को बराबर चलाते हैं। प्रोफेशनल लोगों को ऐसी मुंह बोली तरीके से अपन को सैलरी नहीं देते हैं। और सुंदर पिचाई अल्फाबेट कंपनी का और गूगल कंपनी का मिला के 1700 करोड़ सैलरी सालाना ऐसी नहीं कमाता है, सिर्फ CEO बन के। वो प्रोफेशनलिज्म है, तब जाके कंट्रोलिंग होती है। तो मेजर लेने पड़ेंगे, अटेनमेंट करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव को, और स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा, चाहे वो खर्चा हो या प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, तब जाके आपकी एडवर्टाइजिंग में बात आती है। कल मैंने एक बात भी बोली थी, राइट, कल मैंने एक बात भी बोली थी आप लोगों को, बहुत काम की बात बोली थी कि आप ट्रेनिंग बहुत अच्छी देते हो, आप नेटवर्किंग बहुत अच्छी देते हो, आप बोलते बहुत अच्छा हो, लेकिन आपका प्रोडक्ट आपके बोलने आपके शब्दों से मेल नहीं खाता। आपकी मार्केटिंग कोई काम की है क्या? आपके बोलने में और प्रोडक्ट में कोई कोऑर्डिनेशन है क्या? अगर आप कम भी बोलो लेकिन आपका प्रोडक्ट बिल्कुल बढ़िया है तो भी आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। समझे? तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, या आपने अपनी क्वालिटी में कंट्रोल लाया नहीं, बेहतर नहीं लाया, तो आपकी नेटवर्किंग भी कोई काम की नहीं है। वही बोला ना मैंने, बोल बहुत रहे हो कुछ नहीं रहा, नाम बड़े दर्शन छोटे। प्रोडक्ट का दर्शन बहुत छोटा है भाई, लेकिन तुमने मंत्रों का जाप तो बहुत बड़ा किया था कि ये भगवान प्रकट होंगे, भगवान तो आए नहीं, यानी प्रोडक्ट तो ऐसा मिला नहीं, और तुमने मेरे से हवन के पैसे ले लिए, हाँ, कि तेरी कुंडली के सारे दोष दूर हो जाएंगे। दूर कहाँ हुआ, दोष तो बढ़ गया, प्रोडक्ट पे खर्चा भी गया और मुझे रिटर्न में प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं मिली, क्योंकि कंपनी ने कंट्रोल ठीक से मेजरमेंट्स किए नहीं। इंपॉर्टेंस, पहला पॉइंट बोला है फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर पॉसिबल स्टेज पे परफॉर्मेंस को अच्छे से एक्यूरेट करना, डेविएशन को फाइंड आउट करना, जहां बदलाव ला सकते हो लाओ। मालूम है बदलाव की बात क्यों बोली है? काम अटकना नहीं चाहिए। बदलाव का मतलब यही होता है ना, चेंज मीन्स व्हाट, कि आप एक जगह स्टक ना हो जाओ। स्टक का मतलब क्या होता है? एक जगह स्टक होने का मतलब काम रुक गया। काम रुकने का मतलब क्या हो गया? यू आर लूजिंग योर टाइम। आप टाइम को क्या कर रहे हो? लूज कर रहे हो। मशीन का रुक जाना, एम्प्लॉयज़ का रुक जाना, आपके पास डेविएशन अवेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल लैक में चले गया, या फैक्ट्री में झगड़े हो गए, क्या हो रहा है? आप टाइम को कंट्रोल कर पा रहे हो? नहीं। झगड़े हो गए, कॉस्ट कंट्रोल हो रहा है? नहीं। रॉ मटेरियल वेस्ट हो गया, कॉस्ट बढ़ गया? यस। क्वालिटी कंट्रोल करनी थी लेकिन आपकी मशीनरी या आपके एम्प्लॉयज में स्ट्राइक आउट हो गया। आपने अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छे रिलेशन बना के चले, उस रिलेशन को मैनेज किया, कंट्रोल किया? नहीं। तो क्या होगा? दिक्कतें आएंगी। स्टक होने का मतलब होता है वेस्टिंग ऑफ टाइम, कि काम रुक गया लेकिन वक्त तो चल रहा है ना, और तुमको सही वक्त पे अपना काम क्या करना है? खत्म करना है। तो आपका वक्त कंट्रोल हो रहा है? नहीं। और कम समय में जब अचानक काम का बोझ बढ़ जाएगा तो उतने एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास, तो आपको और खर्चा करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए, एक्स्ट्रा टाइम के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। फाइनेंशियल लेवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कंट्रोल हुआ? नहीं। कहीं ना कहीं कई सारी बातें बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। 8 घंटे फैक्ट्री चल रही है, 10 घंटे फैक्ट्री चल रही है, प्रोडक्शन का काम चल रहा है, चाहे तुम बिस्किट बना रहे हो या जैकेट बना रहे हो, है ना, एपरल्स की इंडस्ट्री हो यानी कपड़े बनाने की, या फिर तुम लोग मोबाइल बना रहे हो। कितनी तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्शन होता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अमूल कंपनी रोज़ सुबह को, है ना, सबके घर पे अमूल का दूध पहुंच जाता है, पैकेट अवेलेबल होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन कितना कंट्रोल में है? कितने वक्त तक माल पहुंचना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितने बजे से शुरू होगा, सुबह मार्केट में दूध कितने बजे अवेलेबल होगा, अपने कितने डीलर्स हैं, कहाँ का माल जा रहा, अखबार
अखबार बनाने वाली कंपनियां होती हैं, तुमको लगता है मैन्युफैक्चरिंग तो सिर्फ ये शहर में हो रहा है, लेकिन उनका अखबार 8 शहरों में जा रहा है, 15 शहरों में जा रहा है, 20 शहरों में जा रहा है ना, सुना है ना। कोई अखबार पूरे स्टेट में चलता है, कोई अखबार पूरे इंडिया में चलता है, पूरे देश में चलता है। कब तक तुम्हारी प्रिंटिंग हो जानी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने का है, ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कैसे करने का है, हर शहर में सुबह 6-7 बजे तक अखबार अवेलेबल होने चाहिए, मॉर्निंग न्यूज़पेपर सबके टेबल पे होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना कड़क होगा ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेके, और मशीनरी स्टक हो गई तो लग गए। एक दिन की अर्निंग जस्ट माइनस इट। रखते हैं लाइट्स ऑफ हो गए, लोड शेडिंग का प्रॉब्लम चालू है, दोनों मशीनरी स्ट्रक हो गई, बदनसीबी किसी भी मोड में आ सकती है, एक्स्ट्रा भी रखो। मारुति भी बहुत बड़ी कंपनी थी, एक्स्ट्रा मशीन होंगी, लेबर्स बहुत सारे थे, लेकिन उनके कंपनी के अंदर झगड़े हुए ना, 22 दिन के लिए फैक्ट्री बंद हो गई ना जतिन, 22 डेज के लिए फैक्ट्री बंद हो गई ना नोएडा में, 22 दिन के लिए फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद हो गई, 2200 करोड़ का नुकसान भी हुआ, गाड़ियों के दाम बढ़ा के बेचने पड़े, और मार्केट में तभी भी बिकी, गुडविल है। लेकिन 22 दिन के लिए नोएडा में फैक्ट्री बंद हो गई। एम्प्लॉयज को मैनेज कर सकते थे, नहीं किया ना, और कई लोगों को जेल हो गई। 22 डेज, मैं महीना भी नहीं बोल रहा हूँ, 22 दिन। अब 21 या 22 दिन के लिए फैक्ट्री बंद हो रही है बॉस, तो भी कंपनी के लिए करोड़ों का नुकसान है। रोज का टर्नओवर ना हिसाब लगा लो ना कि रोज का टर्नओवर क्या है उस कंपनी का। फिर और मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर गवर्नमेंट का भी पैसा है, इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंस रिसोर्स है, हम वही 5 M's की बात कर रहे हैं। हर चीज़ रिसोर्स है धंधे में, मैन, मनी, मटेरियल, मेथड, मार्केट। मार्केट तुम्हारे लिए रिसोर्स है ना, साधन है ना मार्केट। उस साधन का इस्तेमाल करके तुम क्या कमाते हो, पैसा, पैसे के साथ कस्टमर। वही तुम समझ नहीं पा रहे, तुम अपने मार्केट को नहीं समझ पा रहे, कस्टमर की डिमांड को नहीं समझ पा रहे, पब्लिसिटी एडवर्टाइजिंग करने का तरीका नहीं कैप्चर कर रहे, मार्केट में रिसर्च एंड एनालाइजेशन फेल हो रहा है, दूसरी कंपनी की कंपटीशन को भाप नहीं पा रहे हो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करनी है समझ ही नहीं पा रहे हो। ट्रेडिंग खाक दोगे तुम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने ऑफिसर्स को, क्या बेचेंगे मार्केट में जाके। और अपनी सर्विस, अपनी गुड्स की क्वालिटी के साथ क्या कर रहे हो तुम लोग, कॉम्प्रोमाइज। दिखेगा मार्केट में तुम्हारा माल। तुमने पिक्चर देखी रॉकेट सिंह ऑफ रणबीर कपूर, गुड मूवी फॉर द सेल्समैनशिप, फॉर द एंटरप्रेन्योर, फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स। देखें कि एक बंदा कंपनी में रह के जो असेंबल्ड कंप्यूटर का बिजनेस करता है, मार्केट में अपने कंप्यूटर्स क्या करता है, बेचता है ना, लेकिन उसकी सेल्समैनशिप पे क्वेश्चन मार्क है कि ये बंदा कुछ करेगा नहीं, इसको सेलिंग नहीं आती, स्ट्रैटेजी नहीं आती, लेकिन वो अपने को साबित करने की कोशिश करता है, कंपनी में रह के अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करता है, रॉकेट कंप्यूटर्स। मालिक को कानों कान भनक नहीं लगती कि मार्केट में एक ऐसा कौन आ गया जो मेरी कंपटीशन को, जो मेरे मार्केट में क्या कर, मेरे मार्केट को तोड़ रहा है। बस उसने मार्केट को समझ लिया और सर्विस दूसरी कंपनी से क्या कर दी, बेटर कर दी। उसके प्रोमिसेस देना है ना, टाइम पे सर्विस प्रोवाइड करना, कॉस्ट को रिड्यूस कर लेना, पैकेजिंग को डेवलप करना। पूरी टीम है कितने की, सिर्फ 5 लोगों की, और पूरे मार्केट को कैप्चर करता है, पूरे मार्केट को कैप्चर करता है। कुछ सीखने वाली बातें हैं उसमें। आपकी सर्विस जो आपने बोली है ना वैसी रखो, और विश्वास इतना बढ़ जाता है कि शुरुआत करता है कि सर मैं आपको ये सारी चीज़ें लिख के दे रहा हूँ, मैं ये सर्विस दूंगा, ये सर्विस दूंगा, ये दूंगा, 1 2 3 4, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, और जैसी सर्विस होगी ना सर्किल को टिक करते जाना। विश्वास इतना बढ़ जाता है, अड्डी वाला लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। रॉकेट सिंह तूने बोल दिया ना, मान गए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वी बिलीव ऑन यू। वो आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर वो आपकी मार्केट में क्या हो जाती है, गुडविल। क्यों, आपने अपनी सर्विस को बराबर कंट्रोल में रखा, उसको अपने हाथ से जाने नहीं दिया। आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, आपके कस्टमर आपको छोड़ के नहीं गए। वो चीज़ें होती है कि आप अपने रिसोर्स को समझो, चाहे वो मार्केट हो, आपके कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हो, है ना, प्रोडक्ट बनाने के लिए, तैयार करने के लिए तुम्हारे पास मशीनरी हो या फिर रॉ मटेरियल, आपको क्वालिटी समझ में आनी चाहिए। अगर आपका वहीं पे है ना दिक्कत हो गई तो दिक्कत वाला काम है। ओके,
थर्ड पॉइंट क्या है? एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड का मतलब हम पहले से सब कुछ डिसाइड करके रखते हैं। जैसे मान लो आप ये मोबाइल बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो मोबाइल की क्वालिटी, उसके इस्तेमाल में आने वाले स्पेयर पार्ट्स, है ना, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, सब पहले से प्री डिसाइडेड है ना, क्योंकि अपन वो डालेंगे तभी उसकी प्राइसिंग मायने रखेगी। महंगा बहुत बेच रहे हो, अंदर कुछ है नहीं, अंदर कुछ है नहीं मीन्स होता है ना, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी दिखाई, लेकिन आप जिस मोबाइल को इतने रुपए में बेच रहे हो, लेकिन वो मोबाइल इतना चला नहीं, राइट। नोकिया ने भी एक बार इसी तरह का मोबाइल लॉन्च करने की कोशिश की थी बहुत सालों के बाद, जब मार्केट में टच स्क्रीन वाला मोबाइल पूरे मार्केट में फैल गया था, ये बहुत देर से आया, लेकिन वो मोबाइल फेल हुआ, मोबाइल फेल हुआ, राइट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मोबाइल्स बिकते हैं क्या? मार्केट में आने में देरी हो गई, है ना। पूरी दुनिया एंड्रॉयड पे चल रही है, 2O आया समथिंग, कोई पता नहीं कौन सा एप्लीकेशन लेके आया, हाँ। माइक्रोसॉफ्ट का कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन था, उसने एंड्रॉयड के खिलाफ जाके, यानी एंड्रॉयड के अगेंस्ट जाके क्या किया था, कुछ नए तरीके से एक एप्लीकेशन लाने की कोशिश की कि वो उस बेस पे मोबाइल चलेगा। एंड्रॉयड ने अपना पूरा एनवायरनमेंट बना लिया, सुनो इधर ध्यान से, एंड्रॉयड ने अपना पूरा मार्केट में क्या बना लिया, एनवायरनमेंट बना लिया। सारी कंपनियां एंड्रॉयड का इस्तेमाल करके एप्लीकेशंस क्रिएट कर रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट अलग से जाके क्या कर रहा है, धंधा स्टार्ट कर रहा है। एंड्रॉयड ने अपना मार्केट बनाया और माइक्रोसॉफ्ट जंगल में जाके माल बेचने की कोशिश कर रहा है। होगा क्या? जब पूरी दुनिया एंड्रॉयड के पीछे भाग रही है, तो तू एंड्रॉयड का इस्तेमाल कर लेगा तो तेरे अहम को कोई ठेस पहुंचेगी? नहीं ना। क्यों नहीं किया? नहीं कर पाया, इसलिए वो सक्सेसफुल इस मामले में नहीं हो पाया। दूसरी कंपनियों ने अपना मार्केट कैप्चर कर लिया, उनके परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सब लोगों ने अपने रेस कर लिए। माइक्रोसॉफ्ट के आने में काफ़ी देरी हो गई, माइक्रोसॉफ्ट के आने में काफ़ी देरी हो गई। रिसोर्स को नहीं समझा, कस्टमर की बदलती डिमांड को नहीं समझा, है ना। हाँ, समथिंग लाइक दैट, यस। हाँ, बट दैट गॉट फेल्ड, नहीं हुआ कैप्चर। जब तक वो बेचे ओप्पो, वीवो, रियलमी, MY, इन्होंने जो दहाड़ मारी है मार्केट में, माइक्रोसॉफ्ट को कोई पूछ भी नहीं रहा, इनको। ठीक है, तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी देखो, सेकंड लाइन में गाइस, वेरी गुड, पता है, गुड है, नॉलेज है, वेरी गुड, पहले सुन लो। सेकंड लाइन में एक वर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। माइक्रोसॉफ्ट ने बदलते हुए ज़माने के साथ फ्लेक्सिबिलिटी रखी। जानवर जितना बड़ा होता है ना, रफ्तार उतनी धीमी होती है, और अगर रफ्तार बढ़ानी है तो वज़न कम करना पड़ेगा, या तो फिर झुकना पड़ेगा, या तो फिर बदलना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से। तुम बदले नहीं और तुम चाहते हो कि मैं अभी भी मार्केट का हाथी बन के रहूँ, तो साइज डजेंट मैटर। ठीक है, राजा तो शेर ही होता है, एलिफेंट को कभी किंग नहीं बोलते अपन। तो इसी तरह से आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा मार्केट में बॉस। आप अगर फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाओगे नहीं, है ना, तो आप चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। और आपको अपने परफॉर्मेंस पे चेक लगातार रखना पड़ता है। लास्ट में दिया हुआ है, चेकिंग परफॉर्मेंस एक्यूरेटली। मेरा कोई एम्प्लॉय है या मेरा कोई अंडर में काम करने वाला सबॉर्डिनेट है, और वो बंदा मस्त 4-5 महीने बढ़िया काम किया, उसको लगा मैं टारगेट बहुत इजीली अचीव कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेनिंग पे आना छोड़ दिया, मीटिंग कभी कभी अटेंड कर रहा, कभी कभी नहीं कर रहा, याद आई, ऑन ऑफ। इम्प्रोवाइज हुआ नहीं। बदलते हुए ज़माने के साथ ट्रेनिंग ज़रूरी थी, ताकि तेरे अंदर नई बातें आए, माल बेचने का हुनर सीखे। और कुछ जहाँ देखो भी 10 बातें मालूम है, ट्रेनिंग में और 5 बातें पता चल सकती थी, तेरा नंबर बढ़ सकता था 10 से 15, लेकिन तू 10 बातों में खुश है, और बाकी लोग ट्रेनिंग लेने आए और उन्होंने 5 बातें और नहीं सीख ली, तो पीछे कौन रहेगा? तूने अपना परफॉर्मेंस चेक किया, अब उसके टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। यार हो क्या रहा है, मैं बात तो बड़े अच्छे से कर रहा हूँ, सर्विस देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है कि कस्टमर आपकी तरफ खींचे चले नहीं आ रहा? कुछ तो दिक्कत है ना भाई। आप अभी भी पुराने तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो, पुराने तौर तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो। सारे कस्टमर बेवकूफ़ नहीं होते हैं, वो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। भाई अपग्रेड नहीं हो रहा है ना, पहले टारगेट अचीव होता है और बाद में तुम जैसे मोबाइल में ऐप्स कैसे हैंग हो जाते हैं, तुम भी मार्केट में हैंग हो जाते हो। और अगर फिर भी नहीं सोचा है ना, तो लॉ में एक बढ़िया फ्रेज है, हैंग टिल डेथ। हैंग टिल डेथ यानी जब तक मर ना जाए लटका दो इसको, और आप खुद को ही लटका देते हो जब तक तुम मर नहीं जाते।
फिर बोलते हो कॉन्फिडेंस डाउन, मार्केटिंग डाउन, प्रैक्टिस है ही नहीं, कस्टमर आ नहीं रहे, और कंपनी तुमको क्या कर देती है, बहुत बढ़िया वर्ड है, रिप्लेस, ये बल्ब खराब है ना, तुम लोगों ने नया कुछ सीखा नहीं, और तुम अपने परफॉर्मेंस को चेक कर नहीं रहे। मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़, जब आपको पता चलता है ना डूज एंड डोंट्स, वैसे काम करो, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो तुम्हें अपने प्लस माइनस पे ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा प्लस क्या है, तुम्हारा माइनस क्या है, तुम लोग कहाँ पे कम हो, उस पर तुम क्या करते हो, काम करते हो। जैसे बच्चों को पेपर चेक करके मिल जाते हैं, चेक करके मिलते हैं ना, या कई बार टीचर ज़बानी आपको बताएगा तेरा ये प्लेटफॉर्म क्या है, खराब है, तो इस पट्टे में तेरा परफॉर्मेंस बकवास है, आप यहाँ पे डाउन है। जब आपको अपनी कोई चीज़ पता चलती है खामी, उस पर क्या करना चाहिए, वर्कआउट, मोटिवेट हो जाते हो ना कि यार यहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ, इस पर्टिकुलर कमज़ोरी पे मुझे काम करनी चाहिए। यस और नो? बड़े बड़े एथलेटिक्स बड़ी कई शिद्दत कई साल खर्च करते हैं बहुत बड़ा प्लेयर बनने के लिए, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन बीच में गलती हो जाती है, शायद उस चक्कर में गलत आदत लग जाती है। ऐसे कितने प्लेयर एथलेटिक्स में जिन्होंने क्या किया, ड्रग्स, अफीम, गांजा, हेरोइंस, इन चीज़ों का क्या किया, सेवन किया, डोप टेस्ट किए गए, क्या किए गए, डोप टेस्ट क्या हो गए, पॉजिटिव आ गए, परफॉर्मेंस डाउन होते जा रहा है। भाग में क्या दिखाया, मिल्खा सिंह भटका ना लड़की के चक्कर में, परफॉर्मेंस छोड़ा, यस, आखिर में कौन काम आया, कोच ही ना, कोच की जाके पूछता है ना सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड रनिंग में कौन सा है, पूछता है ना, और क्या करता है, अपनी अंदर से जो चलने वाली फीलिंग्स होती हैं जो भटकाती है आपको, उसको क्या करता है वो, कंट्रोल। बॉडी बिल्डिंग हो जाती, स्विमिंग पूल में खड़ा होता है, एक लड़की आती है, क्या डायलॉग बोलता है वहाँ पे, ये मेरी कमज़ोरी है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी लड़ाई खुद से, मेरी लड़ाई खुद से, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है, क्योंकि मेरी लड़ाई खुद से, मुझे खुद को प्रूव करना है, मुझे खुद को प्रूव करना है। प्रूव करता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या करता है, ब्रेक करता है, और एक सीन दिखाता है, अपने ही टीचर को पहनाता है, बोलता है कि मैंने वो कर दिखाया जो आप चाहते थे। अपने परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना, अपने अंदर रेगुलरिटी रखना, ये काम की बात है। इसी तरह एथलेटिक्स कई सारे डोप टेस्ट में क्या हुए, पॉजिटिव हुए, असाइलम में भर्ती हुए, रिहैबिलिटेट हुए, अपने को वापस कम बैक किया, कम बैक में फिर से क्या किया, एथलेटिक्स में कम बैक किया, ओलंपिक खेला, फिर से गोल्ड मेडल जीता। ऐसे कितने आपको ओलंपिक प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? ये चीज़ें आपको अपने परफॉर्मेंस पे कंट्रोल करती है, और आप जहाँ कमज़ोर हो जाते हो ना, पता चलता है, वो आपको मोटिवेट करना है, मैं यहाँ कमज़ोर हो गया, मेरी ताकत मेरी कमज़ोरी बन गई, वापस मुझे अपनी कमज़ोरी क्या करनी है, ताकत बनानी है। क्लियर? उसके बाद इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, मैं जो मानता हूँ, कोई भी मानता है, चाहे वो टीचर हो या कोई कंपनी का बहुत बड़ा डायरेक्टर या मैनेजर या लीडर, डिसिप्लिन निकाल दो ज़िंदगी में से, निकाल दो। चलना तो दो पैर में है ना, ये दो पैर का डिसिप्लिन है, एक आगे जाएगा एक पीछे रहेगा, उसको ही चलना बोलते हैं, ये डिसिप्लिन है। मशीन जब काम करती है ना, उसकी प्रोसेस होती है स्टेप बाय स्टेप, वो उसका डिसिप्लिन है। यस और नो? हाँ कि ना? इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ घर में हो, चाहे वो टेलीविजन हो मोबाइल हो, बटन्स काय के लिए होते हैं, ऑन एंड ऑफ के लिए, वो उसका डिसिप्लिन है। शर्ट के बटन अगर ऊपर नीचे हो जाएं, है ना, आप खुद जोकर लगते हैं। ज़रा सा स्टेप ऊपर नीचे हो जाए, आपकी रिदम क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। सिंक्रोनाइजेशन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। 8 नहीं 80 लोग, 20 लोग, 70 लोग मिलके क्या करते हैं, ग्रुप डांसिंग करते हैं, एक स्टेप बिगड़ जाए तो पूरा ग्रुप डांस खराब हो जाता है। नेवी में या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सारे सोल्जर्स पूरी प्लानिंग के साथ क्या बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं दूसरे देश को हराने के लिए। एक की गलती, बड़ी से बड़ी टीम हार जाती है। मांजरेकर का एग्जांपल दिया ना मैंने, कपिल देव वाला, बैटिंग जो रन रेट था, बैटिंग रन रेट स्लो था, जीती हुई मैच हार जाते थे एक प्लेयर की गलती की वजह से। ईगो हर्ट हो गया ना, नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन बड़ी काम की चीज़ है, और कंट्रोल आपको लीडर करता है, मैनेजर करता है। अगर आप में वो डिसिप्लिन नहीं है, आप अपने कंटिन्यूस चेकिंग और परफॉर्मेंस नहीं करोगे सुपीरियर से, अपने एक्शन को कंट्रोल नहीं करोगे, तो आपके एक्चुअल और स्टैंडर्ड में गैप आएगा, एक्चुअल और स्टैंडर्ड में गैप आएगा। आप ये सोच रहे हो अभी तक क्वालिटी यहीं तक है, आपने अपना टारगेट रखा 90%, लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है आपने बोला 80, देयर इज अ गैप ऑफ 10%। क्यों? क्योंकि मैं भटका, टाइम टेबल बनाया, 1-1.5 महीना फॉलो किया, बाद में आलस आ गया,
मौसम बदल गया, ठंड आ गई, उठना जान पे आ रहा, प्रॉब्लम है। एथलेटिक बोलता है क्या, गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, उठना एक ही टाइम पे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले जो तुम्हारे लिए क्या करते हैं, खड़े रहते हैं बाउंड्री पे, उनको रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। ठंड हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, 4 बजे उठ के प्रैक्टिस पे जाना है। मौसम कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनका परफॉर्मेंस है। क्योंकि अगर तुमको वैसी बॉडी बनानी है, वैसा स्टेमिना क्रिएट करना है, और बॉर्डर पे तुमको खड़े रहना है 24 घंटे, बॉस तुम्हें वैसा स्टेमिना रखना पड़ेगा। वो तुम्हारा एक्चुअल स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। गैप तो है ही नहीं। स्कूल में हो या कॉलेज में हो, आप कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस या प्रोफेशन में हो, एक्चुअल और स्टैंडर्ड में गैप नहीं आनी चाहिए। सोचा है ना, करो। इसलिए सक्सेस रेट पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4% है। पूरे वर्ल्ड में सक्सेस रेट सिर्फ 4% है। कहते हैं पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4-4.5% लोग ही कौन है, एंटरप्रेन्योर। बाकी सब नौकर वाली ज़िंदगी जीते हैं, सबऑर्डिनेट वाली, कोई किसी के अंडर में ही काम कर रहा है। यानी 4% में कुछ तो खास बात है। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, ये समझाने की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन अपन पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन जिसको अभी भी नहीं समझा है ना, वो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेरी वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है, देख लेना, सुन लेना, पूरा पता चल जाएगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये सबसे ख़राब चीज़ है बॉस। लाइफ हो या बिजनेस, जिसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर आया, जो हैंडल कर सकता है ना वही टिकेगा। जो हैंडल कर सकता है ना वही टिकेगा। धंधा लॉस में जा रहा, साइकोलॉजिकल प्रेशर। बंदे काम छोड़ के जा रहे, साइकोलॉजिकल प्रेशर। टाइम पे टारगेट अचीव नहीं हो रहा, साइकोलॉजिकल प्रेशर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा, साइकोलॉजिकल प्रेशर। है ना, इवैल्यूएट करो बॉस, कहाँ गलती हो रही है। अभी बताया ना एम्प्लॉइज का, 4-5 महीने बढ़िया टारगेट क्या किया, अचीव किया, उसके बाद हुआ क्या अचीव, नहीं। क्या हुआ, ट्रेनिंग नहीं की, नई स्ट्रैटेजी नहीं सीखी, मार्केटिंग बदलता हुआ नहीं देख पाया, आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, आपका टारगेट अचीव करने की स्टेबिलिटी खत्म हो गई, एबिलिटी फिनिश हो गई, परफॉर्मेंस डाउन हो गया, और तुम साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ रहे हो। क्या रहा है मेरे से, हो क्या रहा है मेरे से, है ना। कपिल देव के भी ऊपर नहीं, सॉरी, कुंबले के ऊपर भी प्रेशर आया था ना, कि मुझे टीम से क्या किया, ड्रॉप आउट कर दिया। मुझे टीम से क्या किया, ड्रॉप आउट किया। 1.5 या 2 साल मालूम है क्या किया उसने, काउंटी क्रिकेट खेला। वो क्या खेला, काउंटी क्रिकेट, कमबैक करने के लिए। रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, काउंटी क्रिकेट खेल रहा है, से स्टेट लेवल भी खेल रहा है। वो इतना बड़ा प्लेयर जो कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के वापस क्या कर रहा है, नेशनल क्रिकेट में कदम रख रहा है। डाउनफॉल, कमबैक हुआ ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर में था, लेकिन उस प्रेशर को उसने क्या किया, झेल लिया। उस प्रेशर को उसने झेल दिया और उसको बराबर क्या किया, एग्जीक्यूट किया कि कमबैक करने के लिए मुझे अपनी गलतियों पे काम करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस रीएस्टैब्लिश करना पड़ेगा। और किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चाहे वो कोई रेसलर हो, है ना, या फिर एप्पल कंपनी जो कई बार डाउनफॉल में जा चुकी है। किंगफिशर विजय माल्या भी अगर अपने प्रेशर को झेल देता था तो आज भी किंगफिशर एयरलाइंस रहती थी, आज भी रहती थी, लेकिन अभी वो इतिहास में चली गई। जीवित है कंपनी, नहीं। पॉइंट, ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं जो कभी मार्केट में हुआ करते थे लेकिन आज मार्केट में नहीं है ना पॉइंट। जब आप साइकोलॉजिकल प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हो, ये तो आम बातें होती हैं बच्चों में भी, और मैं सिर्फ कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ के हर काम में, हर एक फील्ड में, राइट। कोई छोड़ के चले गया, साइकोलॉजिकल प्रेशर हैंडल नहीं होता, लोग सुसाइड कर लेते हैं। बच्चे एग्जाम में फेल हो जाते हैं, हाँ, कुछ लोग इनसेन हो जाते हैं, किसी को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है, कोई प्रेशर मैनेज नहीं कर पाता, साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं। कंपनी में भी यही चीज़ें होती रहती हैं। तो एम्प्लॉयज़ को टाइम टाइम पे मोटिवेट करते रहना, ट्रेनिंग सेशन देते रहना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, उनके परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने के लिए कंपनी ने उनको क्या करना, मेंटली एंड फिजिकली, है ना, ट्रेन करना, मैनेज करना। उनको पॉजिटिवली मैनेज करो, उनको समझाओ, टूटने मत दो उनको इमोशनली क्या करो, सपोर्ट करो, उनको इमोशनली क्या करो, सपोर्ट करो, तो प्रेशर को ले पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप कर सके तो परफॉर्मेंस आपका बेस्ट ही होगा। इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस,
मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन लाने के लिए। ये तो हम जानते ही हैं यार, चाहे तुम कार बनाओ, ट्रक बनाओ, वैनिटी वैन बनाओ, है ना, अमूल अपनी आइसक्रीम बना रहा है या चीज़ बना रहा है, कोई बहुत बड़ी मशीनरी क्रिएट हो रही है, या रेलवे, कई सारी रेलवेज, जंक्शंस, प्लेटफॉर्म्स, है ना, या रेलवे लाइंस क्रिएट कर रहा है, या देश बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, शहर बढ़ते जा रहे हैं और हर जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, वाटर सप्लाई पहुंचाना है ना, हर जगह खाना भी पहुंचाना है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पक्का रखना पड़ेगा, इतना कुछ है बॉस, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है। इन सब की इफ़िशियंसी गिरनी नहीं चाहिए, इन सब की इफ़िशियंसी गिरनी नहीं चाहिए। क्लियर है? तो आपको वो कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। सारे डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं, कोई काम एक डिपार्टमेंट का नहीं होता। देश प्रधानमंत्री चलाता है, अपन मानते हैं, लेकिन अकेला प्रधानमंत्री चलाता है ये बोलना गलत है भाई। प्रधानमंत्री के अंदर 30 से भी ज़्यादा मंत्री होते हैं, पूरी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, तब जाके पूरा देश क्या होता है, सही तरह से रेगुलेट होता है। देश क्या होता है, रेगुलेट होता है। सबको अपने अपने क्या दिए गए, डिपार्टमेंट दिए गए, अपना अपना डिपार्टमेंट संभालो और मुझे रिपोर्ट देते रहो। कहीं दिक्कत आएगी तो मैं भी तुम्हारे साथ क्या करूँगा, मैनेज करूँगा, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज, इसमें ये इतनी बात समझ लो, जो अपने आप को लगातार अपग्रेड करता रहेगा, हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस देता रहेगा, उसकी इमेज पे कभी कोई धक्का नहीं आता। तुम 10th में पास हुए, बढ़िया रिजल्ट आया, रुक गए वहां पे, आगे ना 12th में फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा ना, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कोई दुकानदार हो या बड़ा सा इंडस्ट्रियलिस्ट, जब एक साल प्रॉफिट निकलता है ना, उसकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है, मुझे अगले साल भी प्रॉफिट कमाना पड़ेगा क्योंकि मेरे इन्वेस्टर्स की नज़र मेरे पे है, मैंने उनसे पैसा लिया है। यानी मुझे हर साल क्या करना है, प्रूव करना है कि ये कंपनी अभी भी प्रॉफिट कमाने के लायक है। 1 साल 2 साल प्रॉफिट कमा के तुम बैठ नहीं जाते, हाँ बस मुझे बिजनेस चलाना आता है, मैंने प्रूव कर लिया, हो गया मेरा काम। नो, 10th में परसेंटेज आ गए, रुक गए क्या? नहीं, अभी तुम्हें फिर से प्रूव करना पड़ेगा। अभी भी कर लिया प्रूफ, फिर ग्रेजुएशन आएगा, वो भी प्रूफ करना पड़ेगा, है ना, वो भी प्रूफ कर लिया। अभी तुम नौकरी देने करने जा रहे हो, इंटरव्यू होगा, वहां पे भी तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं नौकरी के लायक हूं। नौकरी में लग गए, लेकिन नौकरी में भी क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा हर साल कि मैं नौकरी पे टिकने के लायक हूं। जब तक प्रूफ नहीं करोगे परफॉर्मेंस के जरिए, क्वालिटी के जरिए, तुम लोग टिक पाओगे क्या? नहीं। इमेज बनेगी? नहीं। सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने अपनी कंसिस्टेंसी रखी। हारा है कई बार, भले 0 भी आउट हुआ है, लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस था कि कम बैक करेगा, तो उसने बाउंस बैक किया है कई बार, है ना। पॉइंट ये है, आपको अपनी इमेज बचा के रखने के लिए, है ना, वो परफॉर्मेंस कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। पैसा आज है कल नहीं है, इमेज हमेशा रहती है, तुम्हारे चले जाने के बाद भी, राइट। इमेज इज मोस्ट प्रीशियस थिंग, इसलिए अकाउंटिंग में भी गुडविल की अमाउंट होती है। तुम्हारा प्रोडक्ट का कोई डुप्लीकेशन बनाएगा ना, तो तुम बोल सकते हो तेरे डुप्लीकेशन प्रोडक्ट की वजह से मेरा मार्केट क्या हो गया, डाउन हो गया। मैं जितना साल में प्रॉफिट कमाता था, तूने मेरा माल का कॉपी करके डुप्लीकेट बना के माल को क्या किया, बेचा है। उसका असर किस पे हुआ, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे। मुझे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कवर करनी है, तूने मेरी गुडविल को क्या कर दिया, नेगेटिव कर लिया, मैं तेरे पे केस करूंगा क्योंकि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू थी। एक्ट एज अ गाइड, सेट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपको गाइड की तरह करते हैं। स्टोरी याद आई वही वाली, मेंटोर ने क्या किया, गाइड किया ना। मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, गाइड किया ना, गाइड किया, लेकिन गाइडेंस और एडवाइस आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। आधी एडवाइस आधा रिजल्ट, पूरी एडवाइस आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। एडवाइस आधी सुनी, काम भी आधा हुआ ना, गाइडेंस भी अधूरा मिलेगा, परफॉर्मेंस पूरा कभी नहीं आएगा। तो आप जो अपना स्टैंडर्ड फिक्स करके रखते हो, चार्ट बना के रखते हो, अपने परफॉर्मेंस को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, वो रिकॉर्ड काम में आता है ना। कंपनी के अंदर भी मीटिंग्स होती हैं और मीटिंग को अपन क्या करते हैं,
रिकॉर्ड करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मिनट्स बुक। अगर कोई बात पिछली मीटिंग में रह जाती है तो अगली मीटिंग में क्या आती है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं ना। वो रिकॉर्ड, वो गाइड आपके काम में आता है कि कंपनी को क्या क्या डिसीजंस लेने हैं। एजेंडा अब तक कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं, एजेंडा चल रहा है, आइटम अभी भी आने बाकी है, प्रपोजल रखो, रेजोल्यूशन पास करो। कंट्रोल करना पड़ेगा बॉस आपको अपने काम काज पे। वो मिनट्स बुक आपके काम में आती है कि काम लगातार चलते रहना चाहिए। तो मैनेजर, लीडर, एंटरप्रेन्योर आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं। मैंने अपना एग्जाम्पल बताया ना बैंक का, सर अमरावती कंजर्वेटिव मार्केट है, अकाउंट्स खुल नहीं रहे, मिल नहीं रहा, गालियाँ चालू थी, मैनेजर फुल फॉर्म में सबकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा है। सॉल्यूशन भी बताया ना। आज कितने डिमांड ड्राफ्ट बने, लेके आओ, मैं चेक करके देता हूँ। कितने नाम निकले, रेफरेंस बांट दिए और टारगेट धीरे धीरे अचीव होना शुरू हो गया। क्लियर। उनके पास क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मालूम है, एक्सपीरियंस विद एक्सपर्टाइज। जो फेल होते होते बढ़ते हैं ना, उनके पास सबसे बड़ी सक्सेसफुल चीज यही है कि वो फेलियर बहुत बड़े थे और उनके पास ढेर सारी चीजों का एक्सपीरियंस है और इन्हीं चीजों से सक्सेसफुल बने। और तुम्हें भी क्या करेंगे, उसी चीज का एक्सपीरियंस देंगे कि बेटा मजबूत बनना है ना, टपना तो पड़ेगा और मैं तुझे गाइड करूंगा। क्लियर। दैट्स वाई हर फील्ड में एक कोच होता है, एक ट्रेनर होता है, प्रोफेसर्स होते हैं, एक्सपर्टाइज होती है, लीडर्स होते हैं, टू गाइड यू, टू मेक यू मोर गुड लेवल ऑफ परफॉर्मर, टू मेक यू मच बेटर देन बिफोर। आप पहले से ज़्यादा बेहतर बने और प्लानिंग बराबर क्या हो, एग्जीक्यूट हो। सो विदाउट प्लानिंग देयर इज नो कंट्रोलिंग एंड विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग का होना कोई काम का नहीं है। कंट्रोल क्या करोगे, कुछ भी नहीं। वेल प्लान इज हाफ डन बट बिकॉज ऑफ कंट्रोल प्लानिंग पूरी हो जाती है, प्लानिंग पूरी अचीव होती है।